जहां पर भी मैग्नेट्स की बात आ जाती है, मैग्नेटिज्म की बात आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की बात आ जाती है, वहां पर स्टेशनरी चार्जेस मौजूद नहीं होते। ठीक है, जहां पर भी मैग्नेटिज्म या मैग्नेट्स की बात आ गई वहां स्टेशनरी चार्जेस मौजूद नहीं है। वहां कैसे चार्जेस मौजूद हैं? वहां पर चार्जेस मौजूद है मूविंग चार्जेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या हो रहा है? ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी कंडक्टर या किसी भी एक लूप के आसपास जो भी मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो रही है, अराउंड एनी कंडक्टर, किसी भी लूप के आसपास अगर मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो रही है, तो ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड अगर मूविंग चार्जेस क्रिएट हो जाए, ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड अगर मूविंग चार्जेस क्रिएट हो जाए, करंट क्रिएट हो जाए, तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन is the generation of, किसका जनरेशन? is the generation of electric current, is the generation of electric current due to the magnetic field present। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी से अगर इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस का जनरेशन होता है, तो इस टाइप के इंडक्शन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये शब्द सबसे पहले किसने हमें दिया था? देयर वर टू साइंटिस्ट्स, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया था। नंबर वन वाज माइकल फैराडे, नाम आप सभी ने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। नंबर वन वाज माइकल फैराडे एंड नंबर टू वाज जोसेफ हेनरी। नंबर वन वाज माइकल फैराडे एंड द नंबर सेकंड इज जोसेफ हेनरी। दे बोथ, ये ब्रिटेन में थे, ये यूएसए में थे। दोनों ने ही किस पे रिसर्च किया? मैग्नेटिक फील्ड के चेंज पे रिसर्च किया। इन्होंने देखा कि ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी बॉडी के अंदर करंट का जनरेशन होने लगता है, और उसी प्रिंसिपल पे हमारे जितने भी, जहां पर भी करंट को बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, वहां पर ये प्रिंसिपल जरूर लगा। जहां कहीं पे भी जनरेटर्स हैं, जहां कहीं पे भी हमारे विंड टर्बाइन्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, वहां हर जगह पे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हर जगह लगा। ठीक है, तो इंडक्शन इज द फिनोमेना ड्यू टू व्हिच मूविंग चार्जेस आर क्रिएटेड। मूविंग चार्जेस मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज क्रिएटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या कहा गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इसीलिए पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। So what do you mean by electromagnetic induction? Electromagnetic induction is the generation of moving charges or the generation of electric current due to the presence of magnetic field around any conductor। दूसरी चीज यहाँ पर क्या आती है कि माइकल फैराडे के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। माइकल फैराडे ने एक जनरेटर बनाया था जिसको बोलते हैं एमएचडी जनरेटर्स। एमएचडी जनरेटर्स, हालांकि ये टाइप के जनरेटर्स आपके पास कोर्स में अभी नहीं है, ये बहुत हाई लेवल पे आते हैं, एमएससी लेवल पे जाके हम लोगों ने पढ़ा है इस चीज को। एमएचडी जनरेटर्स के लिए इन्होंने बहुत ही मजेदार काम किया। इन्होंने दो इलेक्ट्रोड्स लिए, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स लिए, और लंदन में जो थेम्स रिवर है, थेम्स रिवर के ऊपर लंदन ब्रिज है, उस लंदन ब्रिज के अक्रॉस इन्होंने दोनों इलेक्ट्रोड्स को हाई पोटेंशियल पे रख के रिवर में इंसर्ट कर दिया, और ये देखना चाहा कि क्या रिवर के फ्लो से इलेक्ट्रिक करंट बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता। बड़े खुराफाती आदमी थे। एक तरफ एक इलेक्ट्रोड, दूसरी तरफ दूसरा इलेक्ट्रोड, फ्लो ऑफ रिवर से देखने की कोशिश की कि क्या इलेक्ट्रिक करंट बनता है कि नहीं बनता है। बदले में क्या कर दिया? फिशेस को इलेक्ट्रिक्यूट कर दिया, तो फिशेस मर गई। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है इनके बारे में। ठीक है, थेम्स रिवर पे इन्होंने ये चीज एक्सपेरिमेंट करवाई थी, और वहां से इन्होंने एमएचडी जनरेटर्स को बनाया था, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर्स। हालांकि ये हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, ताकि आपको एक इंटरेस्ट बने इसको पढ़ते समय, मैंने इसलिए आपको यहाँ पर बताई। वो स्टोरी क्या है? इन्होंने थेम्स नदी के एक एंड और दूसरे एंड पे, दोनों एंड पे दो इलेक्ट्रोड्स को रख दिए,
हाई पोटेंशियल पे, और ये चेक करने की कोशिश की क्या नदी के बहने से हम इलेक्ट्रिक करंट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो बदले में क्या हो गया, फिशेस इलेक्ट्रिक्यूट हो गई थी, मर गई थी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ पर इनके बारे में एक छोटी सी स्टोरी आती है। नाउ फेराडे ने ही सबसे पहला अपना एक एक्सपेरिमेंट करवाया। याद करो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था सबसे पहले, दैट इज नोन एज ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्लास में कौन सा बच्चा मुझे बता सकता है कि सर ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था? यस, एनीवन? क्लास में कौन मुझे बता सकता है दैट व्हाट वाज द ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट? व्हाट वाज द ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट? और स्टेट का क्या सर? हाँ, ओयरस्टेड। सर सर उन्होंने वो मैग्नेटिक नीडल रखी थी सर, करंट कैरिंग इलेक्ट्रिक वायर के नीचे। तो सर वो इलेक्ट्रिक तो सर वो नीडल सर वो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गई, तो उन्होंने जब करंट बढ़ाया तो वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हुई, करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, करीब तो अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई। तो इससे क्या पता चला? तो इससे ये पता चलता है हमें दैट किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। ये ओयरस्टेड ने हमें बताया, और इसी पे हमने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाला पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ा है। अब हम देखना चाहते हैं यहाँ पर कि फेराडे ने भी एक एक्सपेरिमेंट करवाया था जिसको हम फेराडेज एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फेराडेज एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, 3 एक्सपेरिमेंट करवाए। फेराडे ने क्या किया, 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करवाए। ठीक है, नंबर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था इनका, ध्यान से देखना समझना। इन्होंने एक कॉइल लिया, उससे गैल्वेनोमीटर को अटैच किया और ऐसा रख दिया। अब ऑब्वियसली इस कॉइल की कोई ना कोई एक्सेस होगी, येलो या एक्सेस। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में एक बार मैग्नेट लिया, नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट, और इस नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट को मूव करवाना शुरू कर दिया टुवर्ड्स दी कॉइल। कॉइल की एक्सिस थी, उस एक्सिस के अलोंग इस बार मैग्नेट को मूव करवा के पास लाने लगे, दूर ले जाने लगे। इस तरीके का कुछ एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंडक्ट करवाना शुरू किया। इन्होंने देखा कि जब मैग्नेट को पास लेकर आया जाता है, इन्होंने देखा जब मैग्नेट को पास लेकर आया जाता है तो गैल्वेनोमीटर के अंदर एक डिफ्लेक्शन आता है। ठीक है, जब मैग्नेट को रोक दिया गया तो डिफ्लेक्शन बंद हो गई। फिर जब पास लाने लगे फिर से डिफ्लेक्शन आया, फिर जब रोक दिया गया तो डिफ्लेक्शन बंद हो गया। हुआ क्या है यहाँ पर, हुआ क्या भाई, जैसे जैसे मैग्नेट को पास लेकर आते गए, जैसे जैसे मैग्नेट को पास लेकर आते गए, आप मैग्नेट को पास लेकर आते जाओ, यहाँ पर देखा गया कि डिफ्लेक्शन आ रहा है। जैसे मैग्नेट को रोक दिया डिफ्लेक्शन बंद हो गया। फिर मैग्नेट को पास लेकर आते गए, डिफ्लेक्शन आने लगा, जैसे मैग्नेट को रोक दिया डिफ्लेक्शन बंद हो गया। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि मुझे बताता है दैट कितना क्या सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये देखा गया कि जब मैग्नेट को मूव करवाया जाता है, मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेकर आया जाता है, तब इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होने लगता है, एक करंट जनरेट होने लगता है। ठीक है, तब इस मैग्नेट के अंदर इस कॉइल के अंदर एक करंट जनरेट होने लगता है। ठीक है भाई, सीधी सिंपल सी बात है। जब इसको रोक दिया जाता है तो करंट भी जनरेट होना बंद हो जाता है, करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। उन्होंने क्या किया, इसका ठीक उल्टा भी काम करना शुरू किया, इसको दूर ले जाना शुरू किया, 24 इसको दूर ले जाना शुरू किया। इसको क्या करना शुरू किया, दूर ले जाना शुरू किया। इसी मैग्नेट को पहले तो हम पास लेकर आने लगे, फिर क्या किया, इसी को दूर ले जाना शुरू किया। जब इसी को दूर ले जाना शुरू करते हैं तो देखा कि जो गैल्वेनोमीटर में पहले डिफ्लेक्शन एक साइड आ रहा था, अब यही डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में दूसरी साइड आ रहा है। अब यही डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में किस साइड आ रहा है, दूसरी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन पहले एक तरफ था, बाद में दूसरी तरफ होने लग गया जब मैंने डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अलग कर दी, ऑपोजिट कर दी। पहले एक तरफ मूव हो रहा था, अब दूसरी तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, पहले एक तरफ जब मूव हो रहा था तो गैल्वेनोमीटर का कुछ डिफ्लेक्शन था, फिर दूसरी तरफ मूव हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर का कुछ डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये चीज अपन को बात है, सिंपल सीधी सी बात है। फर्स्ट अपन ने क्या देखा, एक कॉइल लगाई और उस कॉइल से
एक्सिस पे मैग्नेट को जब मूव करवाया तो ये देखा गया कि वहां पर गैल्वेनोमीटर के अंदर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आता है, अदरवाइज हमें देखने को नहीं मिलता। कंक्लूजन इन्होंने यहां से ये निकाला, कंक्लूजन ये निकला, ध्यान से देखिए कंक्लूजन, कि भाई व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन, व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन between coil and magnet, then there is current generated in the coil। तो इन्होंने बोला कि जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में एक रिलेटिव मोशन रहता है, मतलब कॉइल है उसके हिसाब से मैग्नेट चल रहा है अगर, तो यहां पर करंट देखने को मिला, अदरवाइज करंट देखने को नहीं मिला। ये सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था हमारा किसका, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। इसका सबसे सेकंड नंबर जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर इन्होंने वापस से वैसी ही कॉइल ले ली, ये ले ली इन्होंने वापस से कॉइल, इस कॉइल को गैल्वेनोमीटर से अटैच किया, फिर से एक दूसरी कॉइल ली, लेकिन दूसरी कॉइल को एक करंट पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे दूसरी कॉइल को पावर सोर्स से कनेक्ट करता हूं तो बेटा ये जो दूसरी वाली कॉइल है ना, ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है, या बोलूं सोलेनॉइड बन जाती है। तो ये तो सोलेनॉइड हो गई, लेकिन दूसरी वाली जो कॉइल है ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉइल है, इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, अभी कोई पावर सोर्स है ही नहीं। सो दिस इज ओनली कॉइल। इन दोनों की एक्सिस जो है वो सेम रखी गई, इन दोनों की एक्सिस जो है वो सेम रखी गई, और सेम एक्सपेरिमेंट दोबारा कंडक्ट कराया गया। देखा गया कि जब इसको मूव करवाते हैं अपन टुवर्ड्स, तो देखा जाता है कि गैल्वेनोमीटर में एक तरफ डिफ्लेक्शन आया, जब इसको रोक दिया जाता है तो डिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाता है, और जब इसको दूसरी तरफ ले जाया गया तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी बदल गई, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन जो है वो भी बदल जाती है। सो इन द सेकंड नंबर थिंग वी हैव आल्सो सीन दैट आप जब कॉइल को मूव करने लगते हैं, आप जब कॉइल को मूव करने लगते हैं, तो मूव करने लगो एक तरफ कॉइल को मूव करने लगो, तो उसके मूवमेंट से यहाँ पर करंट की डेवलपमेंट हो रहा है सर्किट के अंदर, उस मूवमेंट से यहाँ पर करंट का डेवलपमेंट हो रहा है सर्किट के अंदर। जैसे जैसे कॉइल पास आने लगती है तो एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आता है गैल्वेनोमीटर का, कॉइल को रेस्ट पे रख देते हैं तो डिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाता है, और कॉइल को दूर ले जाने लगते हैं तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है। यहाँ पर भी क्या बोला गया, यहाँ पर भी बोला गया कि रिलेटिव मोशन के कारण, कंक्लूजन इसका क्या निकला, अगेन सेम कंक्लूजन जो ऊपर अपने पास था। क्या कंक्लूजन था कि ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड द सोलेनॉइड, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा चेंज हो रहा है जिसके कारण यहाँ पर करंट जनरेट हो रहा है। रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि करंट की क्या डायरेक्शन रहेगी। अगर कॉइल पास आती है तो करंट का डायरेक्शन कुछ रहता है, कॉइल दूर जाती है तो करंट का डायरेक्शन बदल जाता है। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था फैराडे। बताइए ये पहले दोनों एक्सपेरिमेंट आप लोगों को क्लियर हुए कि नहीं हुए? एक ही स्क्रीन में दिखा देता हूं, ध्यान से देखिए, फटाफट हैंड रेज करके बताओ मुझे, दोनों एक्सपेरिमेंट ये क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बेटा एकदम नए चैप्टर की शुरुआत है, नए सिरे से शुरुआत है एकदम, फटाफट बताएंगे सभी। यस एवरीवन, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। अब देखते हैं इसका थर्ड नंबर एक्सपेरिमेंट। फैराडे ने तीसरा एक्सपेरिमेंट से फाइनल कंक्लूजन दिया, और वहीं से निकल के आता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हम आज शुरू नहीं करेंगे, लेकिन तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो तो अपन को देखना पड़ेगा। तीसरा एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने वही सेम कॉइल ली जो पहले ली, और इसी के सामने फिर से हमने एक गैल्वेनोमीटर ही लगा, लेकिन इस बार गैल्वेनोमीटर जो है वो कनेक्ट करके जो सामने सोलेनॉइड अटैच किया ना, उसमें एक की रखी है, ठीक है, एक की को हमने यहाँ पर प्लेस किया। बेटा ध्यान से देखो इस की का यहाँ पर क्या काम, जब तक की ओपन है तब तक सर्किट में करंट नहीं, जब तक की ओपन है तब तक सर्किट में करंट नहीं। जैसे ही मैं की, इस बार मैं मूवमेंट नहीं करवा रहा, इस बार मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैं की को क्लोज करता हूँ, एज द की इज क्लोज्ड, जैसे ही
मैं की को क्लोज करता हूं उसी समय करंट 0 से मैक्सिमम हो जाता है। जैसे ही मैंने की को क्लोज किया उसी समय सर्किट में करंट 0 से मैक्सिमम हो गया, मतलब करंट में चेंज आया। ये हम जानते हैं यार, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। करंट की वैल्यू शुरुआत में 0 थी तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 थी। करंट की वैल्यू बाद में बढ़ गई तो करंट मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ गया। दैट मींस अगर मैं करंट और टाइम का ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखो यहाँ बना रहा हूँ करंट, यहाँ बना रहा हूँ टाइम। अगर ग्राफ बनाया जाए इनके बीच में तो देखिए शुरुआत में करंट 0, जैसे की को क्लोज किया करंट एकदम से बढ़ा अप टू मैक्सिमम वैल्यू और उसके बाद कांस्टेंट हो गया। तो यही देखा गया, जब करंट में चेंज आया ना उसी समय हमें सामने गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखता है और जब करंट कांस्टेंट हो जाता है तो डिफ्लेक्शन बंद हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने क्या किया, की लगा दी इस बार। उस की का काम क्या है, करंट को बंद या सर्किट को ओपन या क्लोज करना। शुरुआत में ये ओपन थी तो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। शुरुआत में ओपन थी, सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था। अब जैसे ही इन्होंने की को कर दिया क्लोज करते ही करंट शुरुआत में 0 था, अब वो बढ़ के कुछ ना कुछ वैल्यू पे आ जाएगा। दैट मींस करंट में चेंज आएगा। करंट में चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया तो उसी समय मुझे डिफ्लेक्शन देखने को मिला। जैसे ही करंट कांस्टेंट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाती है और वहां पर डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। मतलब फॉर ए ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम मुझे डिफ्लेक्शन मिलता है और उसके बाद डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। As the key is closed, current changes from 0 to a maximum value. करंट जो है वो 0 से कहां पहुंचा, एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा। ठीक है भाई, सही बात है। करंट 0 था पहले, फिर एकदम मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गया। जब करंट 0 से मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है तो देखिए वहां पर क्या हो रहा है, करंट 0 से पहुंच गया मैक्सिमम वैल्यू पर। उसी समय मीनवाइल व्हाट इज हैपनिंग, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 से मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुकी है। दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आया। एंड फॉर दिस ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम deflection occurs. And for this brief moment of time deflection occurs. सिर्फ इसी छोटे से टाइम के लिए डिफ्लेक्शन मिलता है, अदरवाइज यहां पर कोई भी डिफ्लेक्शन हमें नहीं मिलता। अदरवाइज करंट हो गया कांस्टेंट, आगे हम लिख सकते हैं। इसके बाद करंट क्या बन जाता है, कांस्टेंट बन जाता है। ग्राफ में भी दिख रहा है आपको। इसके बाद तो करंट कांस्टेंट बन गया। करंट कांस्टेंट बन गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट बन गई। दैट मींस जो यहां पर करंट डेवलप हो रहा था कॉइल में, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भी 0 हो गया। तो यहां पर लिख सकते हैं गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन is now 0। तो आप देखिए क्या हो रहा है बेटा, आप ये देखिए इसमें क्या चल रहा है। अरे जब आप की को क्लोज करते हैं तुरंत फॉर ए ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम जाती है। उसी टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करती है और जब मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर चेंज करती है तो उस मोमेंट पे, और जब मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर चेंज करती है तो उस मोमेंट के लिए, उस ब्रीफ मोमेंट के लिए यहाँ पर करंट डेवलप होता है। अदरवाइज करंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी रहती है, 0 रहती है। यहां से फैराडे को एक चीज समझ में आ गई और उन्होंने फाइनल रिजल्ट दे दिया। उन्होंने ये बोला कि जरूरी नहीं है मैग्नेटिक फील्ड का होना। मैग्नेटिक फील्ड तो थी लेकिन तब करंट नहीं बन रहा था। मैग्नेटिक फील्ड के होने की वजह से करंट नहीं बनता, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने की वजह से करंट बनता है। अब आप बोलोगे सर ऊपर तो मैग्नेट था, मैग्नेट की तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ना चेंज होती है। उनको भी दिमाग में आया कि यार ये तो मैग्नेट है ऊपर, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ना चेंज होगी, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगी। तो मूवमेंट की वजह से क्या चेंज आ सकता है, मूवमेंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं आता। किसमें चेंज आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में। एंड यहां से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जब भी किसी भी
कॉइल के अंदर या किसी भी सर्किट के अंदर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की मदद से करंट को डेवलप करवाना है, तो मैं कैसे करवाऊंगा? बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स अराउंड द कॉइल। उस कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दूंगा। अगर चेंज होता हुआ दिखा फ्लक्स, तो वहां पर करंट जनरेट होगा, एंड दिस इज नोन एज द बेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसी पे बेस्ड है। पहला एक्सपेरिमेंट सिर्फ मूवमेंट से रिलेटेड था, दूसरा एक्सपेरिमेंट भी सिर्फ मूवमेंट से रिलेटेड था, तीसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बता दिया कि चेंज से रिलेटेड है। लेकिन चेंज भी किसका? मैग्नेटिक फील्ड का नहीं। किसका चेंज? मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो रिजल्ट क्या बनता है? रिजल्ट बनता है करंट डेवलप्स ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अराउंड ए कॉइल। करंट डेवलप होता है किसके अंदर? किसी भी कॉइल के अंदर। किसके चेंज के कारण? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के कारण किसी भी कॉइल के आसपास। और इसी को हम बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज ओनली नोन एज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई होप बात यहां पर आप लोगों को समझ में आई होगी। बताइए सभी, यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 3 एक्सपेरिमेंट फैराडे के सबको क्लियर है कि नहीं? यस और नो, रेज योर हैंड्स। यस, फास्ट एवरीवन। बेटा बहुत आसान है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी बात, बढ़िया। तो ये है हमारे पास फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेस। अब आगे चलते हैं। आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, एक बार बता दो, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होंगे क्लास में जिनको मैग्नेटिक फ्लक्स का ज्ञान ही नहीं होगा। तो बेटा उसके लिए आइए स्क्रीन पे देखिए ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को आता है, हैंड रेज करके बताना। ऐसा मत सोचना कि सर क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ। 4 बच्चों को आता है क्या? पांच को आता है क्या? बस 6 को? 5? देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? कि कभी भी फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस। किसी भी सरफेस को कट करके जाने वाली फील्ड लाइंस का जो नंबर है उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है, या कोई भी फ्लक्स कहा जाता है। फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण, और मैग्नेटिक भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर घबराने की बात नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है दैट व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स। आपका आंसर होगा सर मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस। अब कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? तो कोई भी एक आर्बिट्रेरी सरफेस बना लेते हैं। ये बना लिया मैंने, कोई भी एक आर्बिट्रेरी सरफेस। ठीक है, यहां पर बना देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये लो ऐसे। अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर सरफेस को कट करके जाती हैं वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या बनाया यहाँ पर, बी और ए मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये अगर सरफेस है तो उसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा। फॉर्मूला विल बी मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट
ए, क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट करना है। अब बेटा देखिए, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल को थीटा कहेंगे। यहाँ पर कभी एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का नहीं, मत निकाल लेना। सरफेस से परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है, उसका एंगल मैग्नेटिक फील्ड से कितना बन रहा है वो देखना है अपन। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन बी ए कॉस थीटा, इसका पूरा पूरा फॉर्म। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो द एसआई यूनिट इज वेबर। द एसआई यूनिट इज वेबर। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, तो इसकी सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल। आप बोलेंगे सर 1 वेबर कितने मैक्सवेल के बराबर है, तुम लिखेंगे 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। आप बोलेंगे सर क्या इसका फॉर्मूला डिफरेंशियल फॉर्म में भी आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन v डॉट डी। ऐसे भी कई बार लिखा हो, देखा जा सकता है। ये हमने गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में भी देखा ना, देखा था हमने गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में भी ये चीज अपन ने देखी थी। चलिए, तो ये होगी मैग्नेटिक फ्लक्स की बात। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की शुरुआत हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। किसी को कोई भी डाउट है तो एड्रेस कर सकता है फटाफट।